हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनसे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम्स में। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि जितने इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी हमें एक लिस्ट पता होनी चाहिए, ताकि जब भी हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कहीं कुछ पढ़ें, किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन्स में या किसी न्यूज में देखें या सुने, तो तुरंत हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको ये पता हो कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको वो एक लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड देन आफ्टर हम एक एक करके उनके बारे में अलग अलग वीडियोस लेकर आएंगे, जिससे आपका ये वाला जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आप कह सकते हैं या करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी कह सकते हैं, तो आपका एक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इसको मैंने कैटेगराइज कर लिया है। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है यूएन रिलेटेड बॉडीज। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जितने बॉडीज हैं वो कौन कौन सी हैं वो हमें जानना जरूरी है। जैसे आप देख सकते हैं सामने सबसे पहले लिखा है यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन्स, यानी यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप यहीं से शुरू करें तो हम देख सकते हैं ये टोटल मिलाकर है 6 ऐसे ऑर्गन्स। सबसे पहले यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसको हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा भी कहते हैं। सेकंड है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। फिर है नेक्स्ट यूएन इकोसोक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट है यूएन सेक्रेटेरिएट यानी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। फिर नेक्स्ट यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि अब फिलहाल आज की डेट में इनएक्टिव है, हम आगे इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट है आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या विश्व न्यायालय भी कहते हैं। तो शुरुआत यहां से करिए। यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है वो आपकी टिप्स पे होने चाहिए, कौन कौन से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हमने देख लिया पिछली स्लाइड में। अब जो स्पेशलाइज्ड जो विशेषीकृत एजेंसीज है वो कौन कौन से यूएन की, उस पर बात करते हैं। देखिए डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यानी एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में खाद्य एवं कृषि संगठन भी कहते हैं, आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। फिर आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फिर उसके बाद डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर वाइपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद आईसीएओ यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। देन आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और फिर उसके बाद यूनिडो यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ये मानी जाती हैं यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। लिस्ट पूरी आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अपनी कॉपी में इसको आप नोट भी कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो वैश्विक आर्थिक संगठन है उनकी भी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। वो कौन कौन से आइए देखते हैं। डब्ल्यूटीओ, ये वहां पे भी था और यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। फिर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, आईबीआरडी प्लस आईडीए। इसके बाद एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर उसके बाद है एआईआईबी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। और फिर उसके बाद है ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी है रीजनल एंड पॉलिटिकल ग्रुपिंग, यानी क्षेत्रीय और राजनीतिक समूह या ग्रुप्स कौन कौन से हैं, उसकी भी एक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट है बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर नेक्स्ट है आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एंड देन ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, इसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन। और फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
इसके बाद GCC यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जिसको हम खाड़ी सहयोग परिषद के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से और ऑर्गेनाइजेशन है जैसे G7, G20, ब्रिक्स, क्वाड, G4 भी इसमें आ सकता है। तो ये है रीजनल एंड पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स। तो आप इनकी भी एक लिस्ट अपने पास रखें और अच्छे से इसके नोट्स बना लें ताकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाए। आगे चलते हैं और फोर्थ जो कैटेगरी है वो सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक पर्पस से जो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं वो कौन कौन से। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेटो की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। फिर IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और फिर है CTBT एंड NPT बॉडीज, जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज कहलाती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी के लिए आप केवल ये समझिए कि वो लिस्ट हमारे पास प्रिपेयर हो, जिससे कि हमें ये पता हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट एग्जाम्स में, यूपीएससी में, अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछे गए। क्लियर? तो 4 कैटेगरी हमने पढ़ ली। फिफ्थ जो कैटेगरी है दैट इज एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी पर्यावरण और जलवायु से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं, आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी तरीके से IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फिर IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसी तरीके से WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। फिर GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। और लास्ट में CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको माइंड में रखिएगा। अगर आपको ये पता होंगे तो आप कहीं भी कुछ भी इनके बारे में पढ़ेंगे, अक्सर न्यूज में इनसे रिलेटेड चीजें आती रहती हैं, तो तुरंत आपको ये क्लिक करेगा कि हाँ ये मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो 6 नंबर है वो है सोशल हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर यूनिसेफ है यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। फिर UNHCR यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसी तरीके से रेड क्रॉस एंड ICRC। और लास्ट में है UN वीमन। ठीक, तो ये भी आप एक लिस्ट में अपने बना के रखिएगा। और लास्ट है ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। फिर है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। फिर उसी तरीके से यूनिसिट्रल यानी UN कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। राइट, तो इतने सारे जो है हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई ऑर्गेनाइजेशंस की। इसको आप कॉपी में जरूर नोट करिएगा और इनके बारे में जहां भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चले आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे UN प्रिंसिपल ऑर्गन्स की, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के वो कौन कौन से हैं। अब इससे पहले हम बात करें प्रिंसिपल ऑर्गन्स की, थोड़ा सा हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की। और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में, जबकि दुनिया 2 भयानक युद्धों से गुजरी। 1914 से 1918 तक चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। और इस युद्ध के बाद दुनिया को यह महसूस हुआ कि अगर कंट्रीज के बीच कोई इंटरनेशनल परमानेंट प्लेटफॉर्म हो तो शायद फ्यूचर वॉर्स को रोका जा सकता है। इसी सोच के साथ 1919 में जन्म होता है लीग ऑफ नेशंस का, जिसको हम प्रीडेसेसर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कह सकते हैं। ठीक, लेकिन लीग ऑफ नेशंस असफल हो गया। अब असफल हुआ क्यों? इसके बहुत सारे कारण थे। देखिए, पहली बात यह थी कि इसके पास अपने डिसीजन को एनफोर्स करने की कोई पावर नहीं थी। तो एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये था कि यूएस जैसा एक स्ट्रॉन्ग नेशन इसका मेंबर नहीं बना, उसने इसकी मेंबरशिप नहीं ली। तीसरी बात ये थी कि ये
अग्रेशन के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात करें तो वो होता है 1939 से 1945 तक, विश्व का सबसे भयानक युद्ध। इस युद्ध में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए और आपको पता ही होगा कि पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का भी यूज किया गया। एंटायर यूरोप और एशिया डिवास्टेटेड हो गया। इस युद्ध के बाद दुनिया को यह रियलाइज हुआ कि सिर्फ डिस्कशन नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म चाहिए, और इसी के चलते 1945 में 50 कंट्रीज ने सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में एक चार्टर बनाया जिसे हम यूएन चार्टर के नाम से जानते हैं। इस चार्टर पर 26 जून 1945 को सिग्नेचर किए गए और इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया। इसीलिए हम 24 को यूएन डे भी ऑब्जर्व करते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि यूनाइटेड नेशंस का जन्म क्यों हुआ, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, यूएनजीए, यूएनएससी, यूएन इकोसोक, यूएन सेक्रेटेरिएट, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल और आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएनजीए की यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसको हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है केवल मैं वही डिस्कस करूंगा। जैसे सबसे पहली चीज, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो वो न्यूयॉर्क में है। मेंबर्स कितने हैं? एज ऑफ नाउ इसमें टोटल मेंबर्स है 193। और इसका रोल क्या है? इसका रोल है यूएन की पार्लियामेंट मानी जाती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि यूएन के कौन से ऑर्गन्स को उसका पार्लियामेंट कहा जाता है, उसकी संसद कहा जाता है, तो उसका आंसर है यूएनजीए, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके जो की फंक्शंस है, इसके जो मेन काम है वो क्या है, फटाफट देख लेते हैं। जैसे इसमें सभी देशों को एक देश एक वोट मिलता है, यानी एक कंट्री एक वोट कर सकता है। यूएन बजट अप्रूव करना इसी का काम है। यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स चुनना भी इसी का काम है। इसी तरीके से सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहती है। और दूसरा ग्लोबल इश्यूज डिस्कशन जैसे क्लाइमेट, पीस, पॉवर्टी आदि, राइट? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के कुछ इंपॉर्टेंट काम है। एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि यूएनजीए के रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होते हैं, यानी यहां पर जो भी प्रस्ताव लाए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में वो सदस्य देशों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट इंटरनल मैटर्स। जो आंतरिक मामले होते हैं, जो इंटरनल डिस्कशंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन जो होते हैं इसके वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। दूसरा, इसकी एनुअल मीटिंग को कहते हैं यूएनजीए सेशन, जो कि जनरली सितंबर में होता है। क्लियर हुआ? चलिए, इतना हमने जान लिया यूएनजीए के बारे में यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में। अब हम बात करेंगे यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क में है। टोटल मेंबर्स हैं 15। इन 15 मेंबर्स में से जो 5 मेंबर्स हैं उनको परमानेंट मेंबर कहा जाता है और हम उसको शॉर्ट में P5 भी बोलते हैं, और बाकी के जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, जो P5 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, यही हैं P5 कंट्रीज। ठीक है, कौन कौन से हो गए? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, एंड दे हैव वीटो पावर। तो इनके पास वीटो पावर है। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कोई वोटिंग होगी तो इनमें से कोई भी देश उसको वीटो कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है। क्लियर हुआ? थोड़ा और आगे इसके बारे में देखते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। ये सैंक्शंस लगाना यानी प्रतिबंध लगा देना, पीस कीपिंग मिशंस को ऑथराइज करना, मिलिट्री एक्शन अप्रूव करना। तो ये 4 इसके की फंक्शंस हैं। और एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, नॉन परमानेंट मेंबर्स का कार्यकाल होता है 2 साल। और दूसरी बात, यूएनएससी के निर्णय बाइंडिंग होते हैं। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था यूएनजीए जिसके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तो वहां पर जो भी रेजोल्यूशन पास होते हैं, जो भी डिसीजन पास होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं ऑन दी मेंबर स्टेट्स। ठीक है, इंडिया कितनी बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, ये एक क्वेश्चन बनता है। इतना तो हमें पता ही है कि इंडिया जो है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। इस पे हम लोग एक बार जरूर चर्चा करेंगे कि बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड,
आखिर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर अभी तक क्यों नहीं बन पाया है, ठीक है। लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर भारत कई बार बन चुका है, और कितनी बार बन चुका है, टोटल 8 बार अब तक बन चुका है। लास्ट टाइम 2021 और 2022 तक जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं इकोसोक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये भी जो है एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एज ऑफ नाउ जो टोटल मेंबर्स हैं वो है 54, जिनका टर्म होता है 3 इयर्स, ठीक है। फंक्शंस क्या है इसके, यूएन की सभी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन करना, जैसे WHO, यूनेस्को, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये हमने देखा ही था कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना वो काम है इकोसोक का। फिर और क्या है, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट इश्यूज पर काम करना, SDGs यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको प्रमोट करना, और इसकी जो एनुअल हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम होती है उसको आयोजित करने का काम भी इकोसोक का ही है। क्लियर। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इकोसोक यूएन का एकमात्र ऑर्गन है जहां एनजीओ को कंसल्टेटिव स्टेटस मिलता है। अब यहां कंसल्टेटिव स्टेटस का मतलब है कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है यूएन में, खासतौर से इकोसोक में, तो वहां एनजीओ का पार्टिसिपेशन या उनकी सलाह को भी सुना जाता है। ये बात अलग है कि जब कभी वोटिंग होगी तो इन एनजीओ को उसमें वोटिंग राइट तो नहीं होगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग में इनको कंसल्ट किया जाता है। तो एकमात्र ऑर्गन है जहां एनजीओ को यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, गैर सरकारी संगठन, उनको जो है कंसल्टेटिव स्टेटस केवल इकोसोक में ही मिला हुआ है। यह बात आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में। और दूसरी बात, यूएन का एकमात्र ऑर्गन जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, ठीक है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जजेस होते हैं वो होते हैं 15 और जिनका टर्म होता है 9 इयर्स, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें टोटल जजेस कितने होते हैं, उनका टर्म कितना होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। इसका फंक्शन क्या है, देशों के बीच लीगल डिस्प्यूट्स सेटल करना, एडवाइजरी ओपिनियन देना यूएन बॉडीज को, ओके। फिर दूसरी बात, आईसीजे का जजमेंट बाइंडिंग होता है, तो जो भी मेंबर्स स्टेट हैं उन आईसीजे के, अगर आईसीजे किसी भी रिगार्डिंग कोई डिसीजन देता है तो वो उन सब पर बाइंडिंग होता है। इंडिविजुअल पर्संस को आईसीजे में केस करने की अनुमति नहीं है, यानी कि आप अगर जाना चाहे कोई केस करने तो यू आर नॉट परमिटेड। प्रेसिडेंट एंड जजेस का चयन यूएनजीए प्लस यूएनएससी जॉइंटली करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट और जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स का पार्टिसिपेशन रहता है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली तथा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जॉइंटली जो है इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है यूएन सेक्रेटेरिएट, जिसको संयुक्त राष्ट्र सचिवालय भी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसका जो हेड होता है वो यूएन सेक्रेटरी जनरल कहलाता है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव भी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ आके लिए क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा प्लीज कि एट प्रेजेंट यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, उनका नाम क्या है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है, यूएन के सभी ऑर्गन्स का एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालना, रिपोर्ट्स तैयार करना, पीस कीपिंग ऑपरेशंस का कोऑर्डिनेशन करना, डिप्लोमेसी और निगोशिएशन सपोर्ट करना, ठीक है, ये इसके की फंक्शंस है। और दूसरी बात, सेक्रेटरी जनरल इज नोन एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, जो इसके जो महासचिव होते हैं उनको ऑफिशियली बोला जाता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल की। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1945 में। पर्पस क्या था, कॉलोनीज को स्वतंत्रता दिलवाना, यानी कि जो उपनिवेश हुआ करते थे उनको स्वतंत्रता दिलाना। 1994 में पलाऊ जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद ये जो ऑर्गन है ये इनएक्टिव हो गया है। यह अभी भी यूएन चार्टर का हिस्सा है पर काम नहीं करता, लेकिन यूएन चार्टर में ये अभी भी शामिल है। इसलिए जब हमने आपको 6 ऑर्गन्स बताए थे प्रिंसिपल, उसमें इसका भी नाम था। ये बात अलग है कि अब ये इनएक्टिव है। कब से इनएक्टिव हुआ, 1994 के बाद, जब पलाऊ को स्वतंत्रता मिल गई थी। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने अब तक जो पढ़ा वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में हमने देखा और उसको फटाफट से क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएनजीए की। ये पार्लियामेंट होती है यूएन की, सभी देश शामिल हैं, इसके डिसीजन नॉन बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। यूएनएससी क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी, वीटो पावर होती है।
बाइंडिंग डिसीजन होते हैं, इकोसोक इकोनॉमी सोशल इश्यूज और पर डिस्कशन होता है और इसमें एनजीओ की एंट्री अलाउड है। आईसीजे वर्ल्ड कोर्ट कहलाता है, 15 जजेस होते हैं, हेडक्वार्टर हेग में है। सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है यूएन का, इसका जो हेड होता है वो सेक्रेटरी जनरल कहलाता है। और लास्ट में ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि अब इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये अब तक जो हमने देखा वो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि व्हाई यूएन इज नॉट परफॉर्मिंग इफेक्टिवली टुडे, कि आखिर यूनाइटेड नेशंस आज की डेट में अपना काम प्रभावी तरीके से क्यों नहीं कर पा रहा है। अब ये सवाल उठता क्यों है? ये सवाल दरअसल इसलिए उठता है कि आज की डेट में हम देखते हैं कि वर्ल्ड में जगह जगह बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इसका सबसे करंट एग्जांपल है रशिया यूक्रेन वॉर। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो उठेगा कि यूएन के होते हुए आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बात को समझा था कि 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उसका एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य यह भी था कि कंट्रीज के बीच होने वाले फ्यूचर वॉर्स को रोका जा सके, बट रियलिटी में ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो उठेगा ही उठेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और यूनाइटेड नेशंस कहां सोया पड़ा है। अब अगर हम देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इसके हमें बहुत सारे कारण नजर आते हैं और इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट रीजन है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। तो अगर हम उसकी बात करें तो आज भी वह 1945 के पावर स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। वर्ल्ड बदल चुका है लेकिन यूएनएससी के परमानेंट मेंबर आज भी वही के वही हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और इंडिया जैसे रीजन्स आज भी अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो हम जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी होने के बाद भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है? इतनी बड़ी आबादी वाला देश जिसकी जनसंख्या इतनी बड़ी है, बड़े कमाल की बात है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी परमानेंट भागीदारी नहीं है। दूसरा जो कारण है वो यह है कि यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स के पास है वीटो पावर, जिसका मिस यूज होता है। अक्सर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के समय पर भी सिर्फ एक वीटो पूरे डिसीजन को रोक देता है। अगला जो कारण है वो ये है कि यूएन के पास अपना कोई परमानेंट मिलिट्री फोर्स नहीं है। तो अगर कोई कंट्री यूएन के रेजोल्यूशन को मानने से मना कर देता है तो यूएन लार्जली डिपेंडेंट हो जाता है ऑन दी मेंबर स्टेट्स। इसी तरीके से यूएन के कई बॉडीज पर आज बिग पावर पॉलिटिक्स का असर दिखाई देता है। ह्यूमन राइट्स और पीस जैसे इशू भी कई बार सेलेक्टिव अप्रोच से देखे जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यूएन का काम बहुत बड़ा है लेकिन उसके पास लिमिटेड फंड्स हैं। यही कारण है कि कई प्रोग्राम्स डोनर कंट्रीज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे कि यूएन की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठते हैं। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो अब चैलेंजेस कुछ बदल गए हैं, जैसे साइबर वॉरफेयर, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स। तो यूएन का जो मैकेनिज्म है वो इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए काफी स्लो और आउटडेटेड है। इसीलिए आज दुनिया भर में ये मांग उठ रही है कि यूएन को रिफॉर्म किया जाए और खास तौर से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, जिससे कि यूएन 21st सेंचुरी के चैलेंजेस के हिसाब से अपना रोल अच्छे से निभा सके। दोस्तों, अगर आज के टाइम में यूनाइटेड नेशंस की लिमिटेशंस का सबसे बड़ा एग्जांपल देखा जाए तो वह है रशिया यूक्रेन वॉर। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर वॉर किया जो कि यूएन के चार्टर के प्रिंसिपल के खिलाफ था, खास तौर से आर्टिकल 24 के, जो कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और यूज ऑफ फोर्स को प्रोहिबिट करता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यूएन इस वॉर को रोक क्यों नहीं पाया। अब यहां पर फिर से वही सारी चीजें आ जाएंगी कि जैसे कि मिसयूज ऑफ वीटो। अगर हम रशिया की ही बात करें जो कि इस वॉर की एक पार्टी था, दैट इज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो जब वॉर के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया गया तो रशिया ने उसको वीटो करके उसको ब्लॉक कर दिया। इससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो गया और पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने वाला सबसे पावरफुल ऑर्गन कोई भी डिसीजन लेने में असमर्थ रहा। बाद में यूएन जनरल असेंबली ने रशिया के एक्शन को कंडेम किया, लेकिन अभी हमने ये समझा था कि यूएन जनरल असेंबली जो है उसके रेजोल्यूशन लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। इसलिए यूएनजीए मोरल प्रेशर तो बना सकता है लेकिन वॉर को स्टॉप करने की पावर उसके पास नहीं है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठता है कि जब एक परमानेंट मेंबर खुद अग्रेशन करे और यूएन उसके खिलाफ कुछ ना कर पाए तो डेफिनेटली यूएन की क्रेडिबिलिटी और उसकी लेजिटिमेसी पर सवाल तो उठेंगे ही। इसलिए रशिया यूक्रेन वॉर ये दिखाता है कि अगर यूएन रिफॉर्म्स और खास तौर से वीटो पावर को रीथिंक नहीं किया गया
तो यूएन 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को ढंग से हैंडल कभी भी नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देके जा रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में उनके आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो उसके आंसर्स हम आपको इसमें डिस्कस करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? इनमें से कौन यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट न्यूयॉर्क, जेनेवा, वियना और द हेग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएन जनरल असेंबली। नंबर 1, ऑल मेंबर स्टेट्स हैव इक्वल वोटिंग पावर, इट्स रेजोल्यूशंस आर बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट्स, it provides the UN budget, it approves the UN budget. Which of the statements given above are correct? तो ये इसका भी आप आंसर दीजिएगा अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है और समझा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following bodies elects the judges of the International Court of Justice? UN Security Council alone, UN General Assembly alone, UNGA and UNSC jointly, International Law Commission. Question number 5 है, the decision of which UN organ are legally binding on all member states? तो वो कौन सा यूएन ऑर्गन है जिसके जो डिसीजन होते हैं वो सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं? क्या वो यूएनजीए है या इकोसोक है, यूएनएससी है या यूएनएचआरसी? राइट। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री डज नॉट एंजॉय वीटो पावर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? चाइना, रशिया, जर्मनी और फ्रांस। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर जरूर करिएगा। Question number 7, UN Trusteeship Council became inactive in which year? 1989, 1991, 1994 या 2000? Question number 8 है, which UN organ gives consultative status to NGOs? UN का वो कौन सा ऑर्गन है जहां पर NGOs को कंसल्टेटिव स्टेट दिया जाता है? ऑप्शन है UNGA, इकोसोक, UNSC और सेक्रेटेरिएट। तो प्लीज इन क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, अच्छे से देखिएगा और जो आपको मैंने लिस्ट प्रोवाइड कराई थी उस लिस्ट को देखकर अपने अच्छे से नोट्स मेकिंग करिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत इजीली उसको हैंडल कर सकें। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये अलग अलग ईयर में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। राइट। तो तब तक पढ़ते रहिए, हम बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम अगले ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।